हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 104 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ का मतलब है यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस ही है जो मैं कर पाया हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था, मैं कहीं चला गया था किसी काम से। तो अभी कमेंट देखे तो पता चला मुझे कल पेपर है, तो मैं बस बना रहा हूँ वीडियो। वैसे भी कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे पहले ही बोल रखा था इस सब्जेक्ट पे बनाने के लिए, पर मेरा ध्यान नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे मैं टॉपिक्स पे मैं कर रहा हूँ काम, तो इसलिए वो याद नहीं रहता है। पर एट द एंड आप जो है मैं कोशिश करूँगा यही कि आपको बता दूँ कुछ, क्योंकि 2 क्वेश्चंस में आप क्या ही कर पाओगे ऑब्वियसली, पर मैं कुछ आपको बता दूँगा जिससे कि आप थोड़े बहुत तो कुछ क्वेश्चंस कर पाएँ, ठीक है? आपके पास बुक होगी ऑब्वियसली, तो उससे मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है उसमें, ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका ये दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है बेसिकली, ठीक है? 2024 का। रोमन दास अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या है? लक्षण से मतलब यहाँ पे विशेषताएँ हैं, ठीक है? फीचर्स, इंग्लिश में फीचर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लक्षण लिखा हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा है, पर ये विशेषताएँ बता रहा है आपको, मतलब विशेषताएँ पूछ रहा है आपसे। उन कारणों की चर्चा कीजिए जिनके कारण रोमन साम्राज्य में दास अर्थव्यवस्था में संकट आया, ठीक है? तो अर्थव्यवस्था चल रही थी अच्छी खासी, उसमें संकट जो आया था उसका रीज़न क्या था ये पूछ रहा है। और जो रोमन दास अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएँ हैं वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम विशेषताओं की बात करेंगे, ठीक है? तो विशेषता सबसे पहली होती है व्यापक एकीकरण आपको मिलता है, यानी कि दासों में आपको शहरी दास भी मिलते हैं, ग्रामीण भी मिलते हैं, घरों में भी मिलते हैं आप, और बिज़नेस में भी मिलते थे वहाँ पे। अब देखो हमेशा से मैं हिस्ट्री जब भी बोल पढ़ाता हूँ तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब रैंक की बात करते हैं हम लोग, तो ये सेकंड दौर है जब हमने शुरुआत किया। मतलब एक तो होमो सेपियंस वाला दौर था, ठीक है? मतलब जहाँ पे सब लोग समान थे, ठीक है? साम्यवादी समाज बोलते थे उसको, पता नहीं कौन-सा बोलते थे, सामंतवादी या साम्यवादी। तो उसके बाद दास व्यवस्था आई, ठीक है? उसके बाद फिर राजा व्यवस्था आई, दास के बाद राजा आती है ना? तो राजा के बाद पूंजीवाद आती है। तो दास जो है वो सेकंड व्यवस्था है, मतलब सेकंड हमारी स्टेज है जब हम ह्यूमन्स जो है थोड़े समझदार हुए, तो हमने लोगों को जो है रखना शुरू कर दिया अपने यहाँ पे नौकर के हैसियत के रूप में, ठीक है? उसके बाद सेकंड है विविध भूमिकाएँ। इन दासों को जो है अलग-अलग काम दिए जाते थे, जैसे कि कृषि के अंदर जो है काम देना, उनको काम कराना कृषि में, ठीक है? और खनन करने के लिए जो है जो दास है उनको लगाना, शिल्प में लगाना उनको, सेवा कराना उनसे अपनी, घरेलू दास होते थे, कुछ सार्वजनिक दास होते थे, ठीक है? मतलब हर प्रकार के दासों की जो श्रेणियाँ थी, वो जो भूमिकाएँ थी, वो उनकी अलग-अलग थी। उसके अलावा दासों के कुछ स्रोत भी थे, जैसे कि युद्ध से जो है दास को प्राप्त कर लेना, युद्ध जीता किसी से तो उससे वहाँ के जो दास थे वो चुरा लिए, ले लिए वहाँ से, ठीक है? और जैसे कि कोई किसी की पेरेंट्स गुलाम है और पहले से ही, तो उसके जो बच्चा पैदा होगा वो भी गुलाम ही होगा। तो इस तरीके से जो है प्रजनन के आधार पे भी जो है गुलाम थे। और समुद्री डकैत जो थे वो गुलाम जो दास थे ना उनको, मतलब लोगों को इस तरीके से ड कि किडनैप करके उनको दास बना के रखते थे अपने पास, ठीक है? और एक हो गया ऋण दास, मतलब अगर आपने किसी को कर्ज ले रखा है किसी से, कर्जा नहीं दिया तो वो आपको दास बना लेगा, तो ये वाली व्यवस्था भी थी, ठीक है? दास जो है वो कानूनी रूप से भी स्वीकार्य थे इन समाजों में, कि आप दासों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है? अगर आप सोच सकते हो क्या व्यवस्था रही होगी उस समय, कि इंसानों को जो है दास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब एक तरह के सर्वेंट, बहुत मतलब उनका जो रखने का तरीका होता है ना, आप सुनोगे तो आपको आपके आँखों में आँसू आ जाएँगे। उनको खाना भी ना दिया जाना, मतलब भूखे रखना, 1 रोटी जितना वो जी सके, मतलब उतना आपको खाना दे रहे हैं। तो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति होती है उन लोगों की। हम सोच भी नहीं सकते इतनी मुश्किल से वो लोग वहाँ पे अपना जीवन जी जी पाते हैं। अब तो ऐसा नहीं है वैसे। संकट उत्पत्ति के कारण क्या थे कि भाई जो कि दासों में संकट उत्पन्न हो रहा था कि वो दास नहीं हो पा रहे थे। तो सबसे ज़्यादा संकट कहाँ आता है उत्पन्न, आप नॉर्मली भी देखो कि जब कुछ चीज़ खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसमें ना उसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ कि जो दास है ना उनकी आपूर्ति जो है वो नहीं हो पा रही थी। मतलब दास कम थे, लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई दासों को लेके कि दास कहाँ है, दास कहाँ है? तो लोगों को दास खरीदने थे, दासों की डिमांड बढ़ गई। दास कम थे ना, तो उनकी प्राइसिंग बढ़ गई, तो इसलिए दासों तो जो है एक तरीके से संकट उत्पन्न हुआ वहाँ पे दासों को लेके। उसके बाद कृषि उत्पादकता में गिरावट आई, है ना? क्योंकि दासों की कीमत बढ़ गई थी, तो कृषि पहले कराते थे इन लोगों से, तो अब कौन काम करेगा उस चीज़ को? तो इसलिए भी जो है दासों की जो एक तरीके से संकट उत्पन्न हुआ दासों को लेके, क्योंकि दास खत्म हो गए थे, कम हो गए थे। अब उस समय आपको पता भी है ना, बीमारियाँ वगैरह भी चलती थी, प्लेग वगैरह चलते थे, तो उस वजह से भी जो है, जो दास वगैरह थे वो मर जाते थे, ठीक है? तो वो भी एक रीज़न हुआ होगा,
ठीक है? क्या दासी मरते थे? नहीं, अमीर लोग भी मरते थे वहाँ पे भी, पर दासों की संख्या कम हो जाती थी इस वजह से भी, ठीक है? क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा मरते हैं ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि वो इलाज नहीं करा पाते अपना। यही कह रहा है इसमें, आंतरिक और अस्थिरता, आक्रमण जो है, राजनीतिक अराजकता फैल गई थी, और गृह युद्ध भी छिड़ गए थे, इसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। और वैकल्पिक श्रम और प्रणालियों का उदय, यानी कि दासों का महँगा होना, ठीक है? और उसके अलावा जो उसके कारण जो है, काश्तकार जो थे, वो उनको रखा गया कृषि के लिए, ठीक है? मतलब काश्तकार जो होते हैं और जो वैसा काम करते हैं, उनके लिए पहले सब काम दास करते थे। अब जैसे कि मैं मालिक हूँ, तो मैं अपनी दास रख रखा है, तो मैं उससे अब खेती भी कराऊँगा, मैं उससे अपने बैल भी दबवाऊँगा, उससे खाना भी बनवाऊँगा, सारे काम उसी से कराऊँगा। तो ये जो है ना, पूरा मतलब डिपेंड हो गए थे लोग दासों के ऊपर, इसलिए उनकी जो प्राइसिंग थी वो भी बढ़ गई थी, क्योंकि नंबर कम हो गए थे उनके। तो इस वजह से जो है संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि संकट का मतलब क्या होता है, जब वो चीज़ें कम हो जाती है, ठीक है? और फिर आपने बताया आपको, एक समय ऐसा आया कि वो सब कुछ खत्म हो गया, दास व्यवस्था खत्म हो गई, फिर एक राज्य व्यवस्था शुरू हुई, जिसमें कि राजा का शासन शुरू हुआ, ठीक है? उससे पहले सभी राजा थे, फिर उसके बाद फिर एक राजा का जो है एक राज शुरू हुआ। आर्थिक नीतियाँ और मुद्रास्फीति, सिक्कों में से बहुमूल्य जो भी जैसे कि कुछ सिक्के होते थे, मान के चलो कि ये कॉइन है, ₹1 का कॉइन है, ठीक है? ₹1 का कॉइन है, लेकिन इसकी जो कीमत है मार्केट में, अगर उसको आप इसका जो धातु इस्तेमाल किया गया है वो ₹5 का है। मतलब अगर आप इस सिक्के को एक तौल के रूप में बेचते हैं, तो आपको ₹5 का प्रॉफ़िट होता है ₹1 के सिक्के पे, यानी कि प्रॉफ़िट ₹4 का होता है, सिक्के की कीमत ₹5 हो जाती है। यानी कि आपने ₹1 देके ₹4 एक्स्ट्रा कमा लिए, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये जो है ना, मूल्य मूल्य को कम कर किया गया कि सिक्का ₹1 का है, तो उसकी धातु भी ₹1 की होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, ऐसा, ठीक है? और सेना पे जो भारी खर्च किया गया, तो उसकी वजह से टैक्स लगा दिया गया ज़्यादा, तो ये भी जो है एक संकट का दौर था उस समय, ठीक है? ठीक है, रोमन व्यवस्था के अंदर। उसके बाद आता है आपका सेकंड और लास्ट क्वेश्चन। मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझसे बोला भी कि आपकी वीडियो समझ में आती है। मैं कोशिश भी कर रहा था कि वीडियो बना लूँ, लेकिन मैं बस कुछ काम से चला गया बाहर, तो वो उसमें वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैंने सुबह डाली थी वीडियोज़, 1-2 वीडियो डाली है मैंने सुबह, लेकिन फिर मैं जो चला गया, तो मुझे याद नहीं रहा कि आज ये वाला जो है पेपर है कल। तो ख़ैर, दोपहर को है वैसे ये, आपको टाइम मिल जाएगा, मैं कुछ आपको टॉपिक्स बताऊँगा और, ताकि आप उसकी तैयारी कर सकें, कुछ पढ़ लेंगे हम उसके बारे में। सेकंड है, मध्यकालीन यूरोप में श्रेणियों का विकास को रेखांकित कीजिए। मध्यकालीन यूरोप में श्रेणियों के विकास, श्रेणियाँ मतलब अलग-अलग, जैसे कि संघ होते हैं ना, एक जैसे कैटेगरीज़ होती हैं, तो उनका जो विकास है वो पूछ रहा है कि मध्यकालीन यूरोप जो है, यूरोप के अंदर की बात कर रहा है कि उसमें जो श्रेणियाँ थी उनका विकास कैसे हुआ। अब आपको पता है, यूरोप में अपना बिज़नेस शुरू हुआ था हमेशा, शुरुआत जो है बिज़नेस वहीं से हुई है, शुरुआत हर चीज़ की। तो यूरोप को मानेंगे हम लोग, ठीक है? यूरोप को आपको ध्यान में रखना है कि हम यूरोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहला है व्यापार और शहरीकरण का विकास। तो यहाँ पे जो है एक नई श्रेणी उत्पन्न हुई, क्योंकि शुरुआत हुई बिज़नेस की, क्योंकि भई कृषि बहुत अच्छी हो गई थी, है ना? प्रॉफ़िट होने लगा था इन लोगों को, तो इन्होंने 10 और 11वीं सदी में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि व्यापार और शहरीकरण, यानी कि एक नया जो है श्रेणी उत्पन्न हुई, जो कि व्यापारी की श्रेणी होती है, जिसमें व्यापारी होते हैं, और शहरीकरण मतलब शहर में रहने वाले लोग, उनकी भी अलग श्रेणी होती है, कैटेगरीज़ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक व्यापारी कैटेगरी है और एक है शहरी कैटेगरी, जो कि शहर में रहती है, ठीक है? यूरोप से शुरू हुई। और संरक्षण और विनिमय की आवश्यकता, बेसिकली आपको पता है ना, जब बिज़नेस शुरू होता है, तो हमें खतरा भी रहता है डकैतों का, उस समय था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लूट भी जाते थे लोग, है ना? जैसे कि समुद्र मार्ग थे उन इम्पोर्टेंट उस समय तो, रेशम मार्ग ये सब वगैरह। तो डकैत जो थे, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, पायरेट्स जो होते हैं, वो इन पे हावी रहते थे हमेशा लूटने के लिए। तो उसके लिए इन्होंने जो है कोशिश की कि भई हम कुछ संरक्षणवादी नीति को अपनाएँ, ताकि अ, डकैत जो है हमें लूट ना पाए, ठीक है? तो ये जो है एक नई श्रेणी का उत्पन्न किया इन्होंने, कि भाई कोई लूट ना पाए, मतलब एक तरीके से बॉडीगार्ड तरीके से आप जो भी मान लो। और व्यापारी संघ का उदय हुआ, मैंने आपको बताया ऊपर भी, जैसे कि इसमें है, वह संगठन जो व्यापारी थे और एक दूसरे की मदद करते थे। हाँ, अब जैसे कि डकैत का खतरा है, तो वो जो है ना, व्यापारी एक दूसरे के साथ जाते थे, और जैसे कि कोई अटैक कर रहा है उन पर, डकैत वगैरह, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो यहूद, मतलब उस कैटेगरी में जहाँ पे आप यमन जो देश है वो देखते हो ना, वहाँ पे हूतीज़ जो थे वो लुटेरे थे उस समय, वो लूटते थे इन लोगों को, ठीक है? आज भी वो लोग ऐसे ही काम करते हैं।
उनकी भी मजबूरी है होगी कुछ, जिस वजह से वो ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे की सुरक्षा करते थे, मतलब ताकि लूट ना पाए कोई इनको। जैसे कि सड़क मार्गों पे भी जो है लुटेरे बहुत थे, लूटने वाले व्यापारियों को लूटते थे, तो इसीलिए। और विशेषज्ञता, शहरी विकास, और एक चीज और, एक नया श्रेणी जो है वो उत्पन्न हुई प्रोफेशनल्स की। हम देखते हैं ना कि भाई ये टीचिंग में बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो ये कौन है, ये प्रोफेसर है ना। प्रोफेसर, टीचर, तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसमें कि वो बंदा मतलब निपुण होता है, बहुत अच्छे से उसको वो चीज़ आती है। तो उस समय उन उन लोगों की उत्पत्ति हुई, लोगों की जो कि अपने काम में निपुण थे, बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को करते थे। तो ये उसी को बता रहा है कि ऐसे लोग भी जो है, उनकी श्रेणी, उनकी कैटेगरी भी सामने आई, जो कि बहुत ही अच्छे थे अपने कामों में। और सामाजिक कल्याण और सहायता की बात करें तो बीमारी, वृद्धावस्था में जो है लोगों की मदद करना। हाँ, कुछ सामाजिक कल्याण के जो लोग थे, जैसे कि एनजीओ वगैरह होते हैं, तो इनका भी आविष्कार किया गया कि भाई एनजीओ आते हैं जो कि लोगों की मदद करेंगे। मदद कैसे करेंगे? पता चल रहा है कोई गरीब है, बेचारा बीमार है, कोई कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो कमा नहीं सकता, तो उसको एक तरीके से पैसे देके उसकी मदद करना। तो ये भी एक नई कैटेगरी है, श्रेणी है। और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए संघ बनाते थे वो लोग, मतलब जो क्वालिटी को देखेंगे। अब बहुत सारे मैंने आपको बताया व्यापारी संघ सामने आए निकल निकल के, तो व्यापारियों ने जो है एक तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक संघ बना दिया कि भाई आप लोग क्वालिटी देखना सबकी, ठीक है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो उस कंडीशन में आप उस व्यक्ति को दंड दे सकते हो, उस व्यक्ति की जो एक तरह से लाइसेंस है काम करने का वो छीन सकते हो। तो ये एक संघ था। इसके अलावा भी और भी संघ थे, ठीक है, जो बनाए गए थे। मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो है मतलब संगठन जो थे वो बनाए गए थे इन लोगों के द्वारा, श्रेणियां जिनको हम बोल रहे हैं हिंदी में, ठीक है, जो कि अलग अलग काम करते थे। जैसे कि कोई सेल कर रहा है कुछ, ठीक है, मन के बना रहा है, तो मन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो वो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से जो है श्रेणियां बनाई गई थी हर चीज के लिए, ठीक है। जैसे टैक्स वसूली के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया, तो ये टैक्स वसूली करेगा, तो यही श्रेणी की बात कर रहा है ये, ठीक है। इतना ही है। पर अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे लग रहा है क्वेश्चन पेपर मुझसे अभी पीछे चला गया है। 1 मिनट मैं जरा आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, क्योंकि वो मुझे लग रहा है पीछे चला गया है। क्वेश्चन पेपर, हाँ, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश में हिंदी में भी आता है। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको करा ही दिया है अभी फिलहाल में, ठीक है। ये करा दिया है मैंने आपको, तीसरा क्वेश्चन करा दिया है, ये मुझे अच्छे लगे तो मैंने करा दिए, ठीक है। देखो जैसे कि ये आपको दिखते हैं टॉपिक्स, अगर आपको ये अपनी बुक में दिखाई दे रहे हैं, अपनी बुक आप खोलो, उसमें इंडेक्स होगा, तो इंडेक्स में आपको ये टॉपिक्स दिख रहे होंगे कहीं पे, मध्यकालीन यूरोप के बारे में, ठीक है, धर्म के विस्तार और ईसाई धर्म परिवर्तन की परिवर्तन जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसकी आलोचना करनी है आपको। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर अपने मतलब बुक में ये चैप्टर दिख रहा है तो आप मुझे बताना, ठीक है, मतलब उसको टिक कर लो, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर की मैं बोल रहा हूँ आपको। ऐसे 1-2 पेपर और डाउनलोड कर लो आप, आपको नेट पे मिल जाएँगे, आपको बताता हूँ कैसे तरीका होता है इसको डाउनलोड करने का। सबसे आसान तरीका है ये कि आप अपने सब्जेक्ट कोड को डालो, BHIC, ठीक है, 104, ठीक है। अब आप डालेंगे आगे क्वेश्चन पेपर, ये आ गया पहले नंबर पे, इसको क्लिक करेंगे। मेरा फ़ोन कनेक्टेड नहीं है, 1 मिनट मैं ज़रा कनेक्ट कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं रहा। ये ऐसा खुलेगा आपका, ठीक है। और आपको ये सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है इसको चूज़ करना है, ठीक है। इसमें आप जाएँगे तो आपको वेबसाइट खुलेगी ये, और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ठीक है। ये डाउनलोड नाउ करके जो ऑप्शन आ रहा है आपको, इनमें से किसी को भी आपको क्वेश्चन चाहिए, दिसंबर का चाहिए, सबसे नीचे आपको दिख रहा है, जो अभी जस्ट लेटेस्ट में अभी एग्ज़ाम हुए थे, दिसंबर 2024 में। और इससे पहले जून 2024 का जो भी आपको चाहिए, आपको बस क्लिक करना है, और आपका जो है ये यहाँ पे आपको दिखेगा, और आपको जाके इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप ऊपर करेंगे अपनी बुक, अब जैसे जो भी तरीका है आपके उसमें, आपको डाउनलोड का ऑप्शन दबाना है और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को डाउनलोड करने से क्या फ़ायदा होगा आपको, कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को आपको अपनी बुक में सर्च करना है, अगर बुक में नहीं मिलते हैं तो आप
गूगल पे सर्च कर सकते हैं एक बार, ठीक है। गूगल पे आपको शॉर्ट तरीके से वो समझा देगा कि क्या क्या करना है आपको। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप कर ले कुछ, ठीक है, क्योंकि दोपहर में एग्जाम है आपका, तो सुबह आपको टाइम मिल जाएगा करने का, ठीक है। मतलब 4 घंटा आपको इजीली आप कर पाएंगे पढ़ाई इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है, मैं आपको कल भी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम लगता है चीज़ों को समझने में और फिर समझाता हूँ आपको। तो ऐसा ही नहीं है कि मतलब मैं लेके बैठ जाऊँ आपको कुछ ना कुछ कहानी सुना दूँ, तो ऐसा मैं पढ़ाता नहीं हूँ कभी भी किसी को भी। जब कुछ समझ ही नहीं पाऊंगा तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा ना। तो यही तरीका है एक, लास्ट में यही मैंने भी अपनाया था अपने कुछ एग्जाम्स में, तो ये काम करता है। आप इसको जरूर फॉलो करना, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। वैसे बुक मैंने डाउन कर ली है आपकी, ठीक है। नोटबुक जो है मेरे पास, नोटबुक भी है जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी ना। 1 मिनट, ये आपकी नोटबुक है, ठीक है। इस तरीके से है, ये शायद सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट पता नहीं क्या हो रहा, 4 ही ऑप्शन है शायद मेरे उसमें डालने के। हम्म तो ये आपकी फर्स्ट पार्ट है शायद, ठीक है। हाँ, पहला पार्ट वाला है ये। बुक का आपका इस तरीके से आपको मिलेगा पहला कवर जो है। और आपको जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंडेक्स मिलेगा, हाँ ये रहा। इसमें आपको चारों चारों ब्लॉक्स जो होते हैं वो दिख जाते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, आप जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे तो आपको मैच करना है। अभी मैं यहाँ पे बार बार देखूंगा तो दिक्कत होगी, आपको बस क्वेश्चन पेपर अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है और आपकी बुक देखनी है, ठीक है। और रोमन गणराज्य जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो भी क्वेश्चंस रोमन से आए हुए हैं तो वो आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस यूरोप से आए हुए हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। अभी मैंने हम आपको यूरोप क्वेश्चन दिखाया था ना, यूरोप के बारे में, यूरोप के बारे में आपको क्वेश्चन दिखाया था जैसे कि यहाँ पे ये कोई रहा यूरोप, ठीक है। तो यूरोप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो उसी वाले सेकंड जो है खंड से आए होंगे। आपको ये अंदाजा लगाना है और आपको वहीं पर ही उसके आंसर्स को ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे में देखो आप, धर्म, अर्थव्यवस्था और राज्य संरचना के बारे में आपको बताता है, स्ट्रक्चर जो है वो बताएगा आपको। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं स्ट्रक्चर को लेके, जैसे कि मैं आपको दिखाया तो एक बार अगर मुझे मिले तो, जैसे कि ये इस्लामिक उदय है, ये धर्म को लेके है क्वेश्चन, तो ये आपका तीसरा पार्ट से आएगा, ठीक है। और धर्म था और कौन कौन से टॉपिक्स थे इसमें, हाँ अर्थव्यवस्था यानी कि व्यापार भी इसमें आएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको व्यापार का, करीमी व्यापार, तो ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों पका रहा है खामा खामे, काम की बात तो बताई ही नहीं इसने और ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। अब आपकी जो मर्जी है आप उस हिसाब से चलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपका एग्जाम है। मैं बस, मेरा जो फर्ज है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे कमेंट करके पूछा था, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपको बता दूँ। जो भी मुझे तरीका आता है एग्जाम को आसान तरीके से पास करने का, तो मैं बताऊंगा। सारे सारे चैप्टर्स मत पढ़ो, ठीक है। उन्हीं को पढ़ो जो क्वेश्चंस में आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि रिपीट होते हैं ना क्वेश्चंस तो आप इजीली उनको कर पाएंगे। अगर नहीं भी होते तो वो भी लिख के आ जाना जो आपने पढ़ रखा है, आपको कोई फेल नहीं करने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस आपको विश्वास रखना है, आपको बस नोटबुक जो भी आपको वो आंसर शीट मिलेगी उसको आपको भरना है जिससे आपको सही लगे जिस मन से, ठीक है। और इस इस्लाम के बारे में अगर पूछे तो आपको यहाँ से भरना है, ठीक है। इस्लाम पूर्व का अरब संसार और वहाँ की संस्कृति, इस्लाम की उदय विस्तार, खिलाफत, ठीक है। और जो है एशिया का व्यापार संसार अरब, तो ये जो कुछ है आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और आपका, मैं आशा करता हूँ आपका ये काम करेगा, क्योंकि मेरे एक टाइम पे भी ये काम किया था इस वाली जिस सिस्टम ने, क्योंकि मेरे पास जो जब मैं पढ़ता था 2023 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ग्रेजुएशन किए हुए। तो उस समय मैंने जब, मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने कुछ बुक्स नहीं पढ़ी थी, मेरा जो है मैं नहीं पढ़ पाया था। तो मैंने एट द एंड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके यही काम किया था, तो मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आए थे, ठीक है। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैंने 62 50 65 करके जो है मैंने मार्क्स लेके आ गया था उसमें इजीली। तो आ जाते हैं अगर आप थोड़ी सी जो है मेहनत करेंगे तो इजीली आपके भी मिल जाएंगे। देखो हमारा मेन पर्पज है, जो कुछ क्वेश्चन जैसे कि ये मुश्किल चैप्टर है मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता है, ये पढ़ने के बाद में समझ गया था कि मुश्किल है। तो इस ऐसे टॉपिक्स को करने के लिए आपको यही करना चाहिए, सबसे आसान तरीका अपनाएं, सबसे आसान क्वेश्चंस को आप करें एग्जाम में। और नहीं आ रहे हैं, अब आपको लगता है कि सारे मुश्किल है, तो आपको जो आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने थोड़ा वो जो भी जिसके बारे में पढ़ा है, जैसे कि धर्म आपको
कुछ पॉइंट आ रहा है कि ये कि कुछ पढ़ी थी मैंने इसके बारे में, पर ये इससे मैच नहीं कर रहा, पर फिर भी आप लिख दो उसके बारे में, ठीक है। मैच नहीं भी करा तब भी आपको लिखना है, क्योंकि आपको उस बुक में आपने जो पढ़ा है ना वही आपको लिखना है, तो आपको नंबर मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। मैंने ट्राई किया है, मिलते ही हैं। ऐसा नहीं है कि बस स्कूल में होता था ऐसा, यहाँ पे भी होता है, ठीक है। आप लिख के आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, लिखने के नंबर मिलते हैं हर एग्जाम में, यूपीएससी में भी मिलते हैं भाई। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे नहीं मिलते आपको, ठीक है। अगर आप कुछ भी लिख के आते हो तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलते ही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।